आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक काफी अंडर प्रेशर में है और देखा जाए तो स्टॉक 70 रुपीज को पार करने को तैयार नहीं हो रहा है। और इस कंपनी के अंदर कभी प्रमोटर की सेलिंग आ रही है और अब तो कोटक ने इस कंपनी को ओवर प्राइस्ड कह दिया है। यानी कि कोटक को लग रहा है कि अब इस कंपनी के जो है वैल्यूएशन महंगे हो चुके हैं और लो टिकट साइज शेयर होने के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स का ये पसंदीदा शेयर है, क्योंकि जिस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है, रोड्स एंड हाईवे बनाने वाली ये कंपनी कहीं ना कहीं पब्लिक की फेवरेट है, या आप कह सकते हैं इन्वेस्टर की फेवरेट है, क्योंकि ये सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है। लगातार इस सेक्टर के अंदर कैपेक्स चल रहा है, लगातार कंपनी के अंदर ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, टोल कलेक्शन में ग्रोथ है। उसके बावजूद भी ये शेयर जो है अब चलने का नाम नहीं ले रहा है। 70 रुपए के पास बार बार जाता है और वहां से नीचे आता है, और अब काफी लोगों को ये लग रहा है कि इस स्टॉक में हम फंस तो नहीं गए हैं, कहीं हम स्टक तो नहीं हो गए हैं आईआरबी इंफ्रा के अंदर। और जिन लोगों ने कोटक की रिपोर्ट पढ़ी होगी, मुझे लगता है उनकी तो धड़कनें कहीं ना कहीं इस कंपनी को लेकर और बढ़ रही होंगी। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, करंट सिचुएशन, करंट वैल्यूएशन और आने वाले समय में इस कंपनी के वैल्यूएशन क्या हो सकते हैं, यहाँ से कितनी तेजी आ सकती है। ये सब बातें आज मैं आपके साथ करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर, जहां पर आपको मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। फ्रेंड्स, आईआरबी इंफ्रा, इस कंपनी को आप बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। रोड्स एंड हाईवे बनाने वाली दिग्गज कंपनी है। कंपनी को लेकर हमने पास्ट में काफी कुछ बात करी है कि कंपनी जो है कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है, देश की दिग्गज कंपनी है। और देखा जाए तो इस कंपनी का लगभग 25 से 30% का मार्केट शेयर है रोड्स एंड हाईवे सेक्टर के अंदर, यानी कि दिग्गज कंपनी है। कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, एक्सपेंशन की ओर है। ये सब बातें आप अच्छी तरीके से इस कंपनी को लेकर जानते हैं। पर बात यहाँ पर ये करी जा रही है कि कंपनी का शेयर प्रेशर में क्यों है, तो बार बार इस कंपनी के अंदर क्यों सेलिंग आ रही है और क्यों ये कंपनी का शेयर 70 रुपए को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो देखिए, प्रमोटर की जो सेलिंग आ रही है उसमें देखने वाली बात यह है कि प्रमोटर ने अगर कहीं पर सेलिंग करी है तो इसको किसी ने खरीदा भी है, यानी कि इंस्टीट्यूट्स ने लगातार इसके अंदर एंट्री करी है। ऐसा नहीं है कि रिटेल की पोजीशन ही बड़ी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने भी ब्लॉक में कहीं ना कहीं हाथ चेंज करे हैं। यानी कि कोई अगर इन्वेस्टर गया है या प्रमोटर ने कुछ सेलिंग करी है तो किसी बड़े इन्वेस्टर ने वो शेयर वहां पर लिए हैं, तो वो देखा जाए तो सेलिंग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हुई है। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है, रोड्स एंड हाईवे वाली, तो उसमें कहीं भी कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है कि मोदी 3.0 में यहाँ पर मिनिस्टर चेंज हुए हैं, या आप कह सकते हैं कैपेक्स को लेकर कुछ चेंज हुआ हो, या आप कह सकते हैं इंफ्रा को लेकर गवर्नमेंट का फोकस चेंज हुआ हो, या आप कह सकते हैं एनएचआई का काम करने का तरीका चेंज हुआ हो, कि जिस तरीके से बीओटी और टीओटी प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एनएचआई का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी एसेट ट्रांसफर करके इस कंपनी को बिजनेस दे रही है। क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पर जो है एसेट ट्रांसफर करके ही बिजनेस बना रही है, क्योंकि कंपनी जो है नए नए हाईवेज बनाकर, या आप कह सकते हैं एनएचआई से हाईवे लेकर उनका संरक्षण करती है, उन पर लंबे समय के लिए टोल कलेक्शन करती है। यानी कि कंपनी को जब नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो उसके अब टोल कलेक्शन पर भी वो चीज़ दिखने लगी है, उसका असर दिखने लगा है। अगर आप इस साल के आंकड़े देखेंगे तो कोई सा भी महीना इस साल का ऐसा नहीं गया है जिसमें इस कंपनी के टोल कलेक्शन के आंकड़े बढ़कर ना आए हो, या आप कह सकते हैं कंपनी ने टोल से आय अपनी ना बढ़ाई हो। और टोल से आय जो है कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू में लगभग अच्छा खासा वेट रखती है, लगभग 25 से 30% का वेटेज जो है टोल कलेक्शन की आय से आता है। यानी कि मेजरली कंपनी की इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है कंपनी के मेजर बिजनेस की वजह से। फिर देखा जाए तो 23 रुपीज की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी है, लगभग 1 रुपए का ईपीएस है, 5% की आरओई है। जैसा मैंने आपको बताया, सेल्स में इंप्रूवमेंट है। ये कंपनी के लिए FY 24-25 प्रॉफिट के लिहाज से अच्छा दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट भी ऐसा बोल रहा है, मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी ये कहा है। और मुझे लगता है ये कंपनी अगर इस साल डबल डिजिट आरओई वाली कंपनी हो जाए तो उस हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन भी आपको यहाँ पर जस्टिफाइड होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कोटक की चिंता जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी की करंट आरओई को लेकर होगी, जिसमें कंपनी थोड़ी महंगी दिखाई देती है। पर जिस तरीके से बिजनेस में ग्रोथ है तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होकर भी सोचना पड़ेगा जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया है। फिर हम बात कर रहे हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के मायने अगर हम निकालें तो आपको इस कंपनी के अंदर एक चीज और देखनी चाहिए। इस कंपनी के पास लगभग 85,000 करोड़ रुपए की एसेट बेस है, यानी कि 85,000 करोड़ रुपए की एसेट बेस है। अब एसेट बेस के हिसाब से देखें तो एक कंपनी 66 रुपीज के प्राइस पर लगभग
40 से 42 हजार करोड़ की मार्केट कैप एंजॉय कर रही है। अब जिस तरीके से रेलवे सेक्टर की कंपनियों ने अपनी ऑर्डर बुक को डिस्काउंट किया या डिफेंस सेक्टर की कंपनियों ने अपने ऑर्डर बुक को डिस्काउंट किया, उसी तरीके का माहौल कहीं ना कहीं रोड्स एंड हाईवे वाली कंपनियों के अंदर भी है, क्योंकि ये सेक्टर भी काफी बड़े कैपेक्स में चल रहा है। इसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए तरीके से इस समय जो है सेक्टर को बूम करा जा रहा है कि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। इस तो यहाँ पर अगर देखने वाली बात है तो जिन कंपनियों की ऑर्डर बुक है उनको ऑर्डर बुक के हिसाब से बाजार डिस्काउंट कर रहा है। इस कंपनी की एसेट बेस काफी बड़ी है, तो मुझे लगता है महंगा तो हम इस कंपनी को जब कहेंगे जब ये कंपनी अपनी एसेट बेस को डिस्काउंट कर दे, यानी कि इसकी मार्केट कैप एसेट बेस के बराबर हो जाए। जो 85,000 करोड़ की एसेट बेस है उतनी ही मार्केट कैप हो जाए, यानी कि ये कंपनी जो 60-65 रुपए के आसपास है यहाँ से डबल हो जाए। करंट सिनेरियो में अगर 120 से 130 रुपए के आसपास खड़ी होती तो मुझे लगता है इस कंपनी ने सब कुछ उस समय डिस्काउंट कर लिया होता और ये कंपनी इस समय काफी महंगी हो चुकी होती, और फिर सेक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव शूट अप नहीं दिख रहे हो कि आने वाले समय में दिक्कत हो, तो मुझे लगता है उस समय तो आपको बेचकर बिल्कुल निकल जाना चाहिए। पर करंट सिनेरियो में बात करें तो मुझे लगता है इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल है। बजट पे भी मुझे लगता है इंफ्रा पर फोकस रहेगा, इस सेक्टर पर फोकस रहेगा, और इस कंपनी के अंदर जितनी मुझे लगता है सेलिंग होनी थी वो कहीं ना कहीं अब एडजस्ट हो चुकी है। अच्छे इन्वेस्टर भी इस कंपनी के अंदर दोबारा यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो मुझे लगता है छोटे इन्वेस्टर्स को बैठना चाहिए, ये कंसोलिडेशन का फेस है। इस कंपनी के अंदर जल्दी ही आपको बड़े ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन के आधार पर। और आपको देखना है तो मुझे लगता है इसकी एसेट बेस पर फोकस करना चाहिए, तभी आप इस कंपनी के अंदर मुनाफा कमा पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके से कोटक की रिपोर्ट आई है या अन्य किसी ब्रोकर की रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस फेस करना पड़ जाए उन रिपोर्ट्स को देखकर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।